Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Bhaiya। हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और हम लोग हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर चुके हैं तो उसको हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब उसकी कटाई होगी और क्रॉप को स्टोर करेंगे। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज अ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी एक बार जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है और हम उसको कट करते हैं, इसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में किया जाता है तो क्रॉप को बेसिकली कट किया जाता है। टोटली जितने भी ग्राउंड्स तक हैं वहां से क्रॉप को काट लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय द सिकल्स और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। यानी हमारे कंट्री में, हमारे देश में बेसिकली हार्वेस्टिंग सिकल्स के थ्रू की जाती है, ठीक है, जिसे गांव वगैरह में से हसुआ कहा जाता है। और बेसिकली कहीं कहीं मशीन से भी की जाती है हार्वेस्टर के हेल्प से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स टू बी सेपरेटेड। यानी कि हार्वेस्टेड करने के समय क्या किया जाता है, तो वहां से ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया जाता है। यानी जो सीड होते हैं ना, वहां से सीड से उनकी पिल्स को हटा लिए जाते हैं, यानी उनके कवर्स को हटा लिए जाते हैं फ्रॉम द चॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और इस तरह के प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। बट आज के समय में क्या है कि जो मशीन क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के लिए आता है, उसी में थ्रेसिंग पार्ट वाला भी लगा होता है मशीन का, जिसमें क्रॉप हार्वेस्ट भी हो जाता है और साथ में क्रॉप की थ्रेसिंग भी हो जाती है। थ्रेसिंग का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आप सीड को सेपरेट कर लीजिए उसके चाप से, यानी कि जो उसका कवर है उससे सीड को वहां से सेपरेट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है कॉम्बाइंस का, वो आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है। अब पहली का क्वेश्चन है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बॉन्ड बाय द फार्मर। अब जब एक बार हार्वेस्टिंग हो जाता है तो नीचे बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो खेत में बच जाते हैं। कहने का मतलब आधे पे आपने फसल काट ली, अब जो उसकी नीचे जो लकड़ी वगैरह पार्टिकल्स है वो उनके बच जाते हैं, उनको हम लोग जला देते हैं। पहेली इज वरीड, पहेली इस पे काफी आश्चर्यचकित है। सी नो दैट इट कॉज पॉल्यूशन, वो जानती है कि इससे पॉल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैचेस फायर एंड डैमेज टू द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। और उससे ये भी पता है कि इसके वजह से हो सकता है कि आसपास पास कोई का क्रॉप अभी नहीं हार्वेस्टिंग हुआ हो, तो वहां पे बेसिकली आग लगने की चांसेस भी बढ़ सकती है। Farmers with all small holdings of land do the separation of grain and chop by winnowing। अब जिनके पास थोड़े बहुत लैंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, तो वो थ्रेसिंग नहीं करते हैं, वो विनोइंग करते हैं। विनोइंग का मतलब होता है कि बेसिकली आपने विलेज वगैरह में देखा होगा कि जैसे एक मशीन होता है फैन की तरह, उसे चलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताते हैं, ये इस तरह का कुछ मशीन होता है, ठीक है। इस तरह के मशीन्स को उन्होंने फैन की तरह यूज करते हैं मैनुअली। और यहाँ पे एक फार्मर खड़ा होता है जो क्या करता है, तो बेसिकली उस क्रॉप को नीचे की तरफ गिराता है। तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि जो चाफ है उस क्रॉप का वो अलग हो जाता है और जो सीड है वो नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6 में, आपने विनोइंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और नीचे डायग्राम दे रखा है आपका विनोइंग का। इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल एक टॉपिक है छोटा सा एनसीईआरटी में, हार्वेस्ट फेस्टिवल नाम का। लिखा है आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क देयर कम्स टू द डे ऑफ द हार्वेस्ट। बेसिकली 3 से 4 महीने खेती करने के बाद किसानों का एक त्योहार आता है जिसको बेसिकली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विथ ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ द फार्मर विथ जॉय एंड द सेंस ऑफ वेलबिंग। बेसिकली होता क्या है, तो वहां पे उनको गोल्डन फील्ड्स यानी कि जितनी भी फसल्स वहां पे हुई होती है उस सारे फसल्स को वो लोग काट लेते हैं और ये समय होता है उनके लिए इस फसल्स के लुफ्त उठाने का। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन्स हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। इससे पहले वाला जो सीजन था उसमें बेसिकली फ्रूट्स वगैरह का उन्होंने उपजाया था। एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। और ये जो समय होता है, यानी कि एक बार जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो किसानों के पास ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इस समय का वो लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के हर जगह पर इस तरह से हार्वेस्टिंग का ये जो त्योहार है उसे खूब मनाया जाता है। मेन्स एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विद great enthusiasm. Special festival associated with the harvest seasons are Pangol,
उसके बाद लिखा है होली, दिवाली, बिहू, जिस तरह से बाकी त्योहार को हम लोग मनाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो बेसिकली फैमिली जो फार्मर से बिलोंग करती है, उनके पास एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी आता है और उसे भी वो लोग इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग का टॉपिक था। अब थोड़े से स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसमें क्रॉप को कटिंग कर लिया जाता है जब वो एक बार मैच्योर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इट कैन बी डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर और कंबाइन। या तो आप इसे मैनुअली सिकल के हेल्प से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप हार्वेस्टर या फिर कंबाइन का इस्तेमाल करके क्रॉप का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाप बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग एंड थ्रेसिंग। अब एक बार जब क्रॉप हार्वेस्टेड हो जाता है, तो ग्रेन्स का मतलब वो जो अनाज होता है, सीड होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। किस प्रोसेस के हेल्प से? तो या तो विनोइंग करते हैं या तो थ्रेसिंग करते हैं, और दोनों का मतलब हमने आपको समझा दिया। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल्स दिया है, डायग्राम दिया है सिकल्स का और साथ में कॉम्बाइन का। तो कॉम्बाइन का डायग्राम आप देख चुके हो और सिकल्स का डायग्राम भी आप देख चुके हो। तो ये दोनों का बेसिकली एक तरह का टूल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। अब जब क्रॉप का आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद अब इस क्रॉप को आपको स्टोर करने की आवश्यकता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी स्टोरेज करना भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर हम हार्वेस्टेड ग्रेन को यानी कि कटे हुए ग्रेन्स को लंबे समय तक छोड़ देते हैं, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगल डिजीज है जो तुरंत उस पर ग्रो कर जाएगा, तो वो क्रॉप आपका खराब हो जाएगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, हार्वेस्टेड ग्रेन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा आपने देखा होगा कि 24 से 48 घंटे यानी बेसिकली 1 से 2 दिन तक उसे रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही बिछा के छोड़ दिया जाता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट डाइंग, अगर हमने फ्रेशली हार्वेस्टेड यानी कि एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग हुआ और तुरंत वहां से जो ग्रेन लाए हमने उसे तुरंत स्टोर कर दिए, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना उसे सुखाए, दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैच्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ दिनों में देखिएगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, और वो आगे जर्मिनेशन में हेल्पफुल नहीं रह पाएंगे और हमारे लिए भी वो भोजन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाएंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो ग्रेन्स को प्रॉपर्ली क्या किया जाता है? तो सन में सुखाया जाता है, ताकि जो भी उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो वो खत्म हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो भी इंसेक्ट है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वो वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और हमारा क्रॉप काफी अच्छा सिक्योर रह पाता है। ठीक है, इसीलिए बेसिकली उसको ड्राइंग किया जाता है। पहली का क्वेश्चन है, आई सॉ माई मदर्स पुटिंग सम ड्राइड नीम स्लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर्ड व्हाई। अब वो देखती है कि उसकी जो माता जी है कुछ आयरन नीम का पत्ते को लेके, ठीक है, आयरन ड्रम के अंदर डाल देती हैं, जिससे कि व्हीट खराब ना हो। आई वंडर व्हाई, वह सोचती है कि ऐसा क्यों करती हैं। तो बेसिकली इसीलिए करती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो तुरंत वहां पे ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे। तो उस चीज से बचने के लिए नीम का पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि नीम के पत्ता एक तरह का एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, एक तरह का एंटीबायोटिक्स होता है, और इसके अंदर इसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। किसके लिए टॉक्सिक होती है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने वाला था वहां पे ग्रो करेगा ही नहीं। इसके बाद नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सिलोज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। आप अपने यहाँ किसी भी तरह से ग्रेन को स्टोर कर लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े पैमाने पर चीजों को स्टोर करनी होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ग्रेन का इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर स्टोर करने का डब्बा, ये बेसिकली एक तरह का सिलोस है। सिलोस कहा जाता है बहुत बड़े जब एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्रॉप को रखा जाता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सिलोज कहा जाता है। नीचे आप देख सकते हो गोदाम वगैरह में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स में रखा जाता है। तो साफ साफ लिखा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स। गनी बैग्स का मतलब होता है जूट का बोरा। ठीक है, जूट के बोरे में बेसिकली बंद करके रखा जाता है, और ग्रेनरीज का मतलब होता है गोदाम वगैरह में। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन
silos and granary to protect them from pests like rat and insect, यानी कि चूहों से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इनको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो इनको ग्रेनरीज के अंदर स्टोर किया जाता है, इनको सिलोज के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक चल सके। आगे लिखा है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स, यानी कि अगर आप घर में देखे होंगे तो बेसिकली क्या लोग करते हैं, तो नीम का पत्ता का इस्तेमाल करते हैं इस फसल्स को बचाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको लार्ज स्ट्रक्चर्स पे इसको केप्ट करके रखना है, बचा के रखना है, तो उसके लिए आपको बेसिकली गोडाउन्स की आवश्यकता पड़ेगी और उस गोडाउन्स में भी आप केमिकल्स का ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक केमिकल्स का वहां पे यूज करोगे स्प्रिट करके, ताकि वहां पे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह का इंसेक्ट और किसी भी तरह का पेस्ट वहां पे ग्रो ना कर पाए। ठीक है, तो स्टोरेज करने से पहले भी चीजों को ध्यान देना है। अगर आप बढ़िया से स्टोरेज नहीं करते हो तो उस कंडीशन में भी आपकी चीजें काफी तेजी से खराब हो जाएगी। तो थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं स्टोरेज के रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा है स्टोरेज में फार्मर्स हैव टू स्टोर ग्रेन्स। बेसिकली आप देखोगे तो फार्मर जो है वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं इन द जूट बैग्स के अंदर और मेटालिक बीन्स के अंदर। मेटालिक बीन्स का मतलब होता है बेसिकली एक मेटल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा डब्बा जैसा, और उसी के अंदर ग्रेन्स को रखा जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोइज एंड ग्रेनरीज, यानी कि अगर आपको बड़े पैमाने पर चीजों को स्टोर करना है फिर तो आपको सिलोइज और ग्रेनरीज यानी कि गोदाम में स्टोर करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट और इंसेक्ट, ताकि चूहों से बच जाए, ताकि इंसेक्ट से बच जाए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि केमिकल स्प्रेडिंग होनी चाहिए, मतलब केमिकल विदाउट केमिकल स्प्रेड किए अगर आप वहां पे रखते हैं तो आपका क्रॉप खराब भी हो सकता है। आगे है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जानवरों से फूड कैसे मिलता है, और जब एनिमल्स की बात आ जाएगी तो हम यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बेसिकली पढ़ेंगे। अब आगे लिखा है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। जैसे मिल्क एक तरह का फूड है, ये कहाँ से मिलता है, तो काऊ से मिलता है, बोफेलो से मिल्क है, सी गोट यानी कि बकरी से मिलता है, और कैमल्स यानी कि ऊँटनी से मिलता है। इसी तरह के और भी ऐसे प्रोडक्शन है, जैसे आप लिख सकते हो मीट, और मीट का प्रोडक्शन कहाँ से आपको मिलेगा, तो बेसिकली मीट का प्रोडक्शन एनिमल से ही आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ बर्ड्स भी हैं जिससे मीट का प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप मिलेगा, जैसे आप ऊल लिख सकते हो, तो ऊल का प्रोडक्शन भी एनिमल से होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको टेबल्स को फिलअप करना है कि कौन कौन सा ऐसा चीजें हैं जो हमें एनिमल से डायरेक्टली प्रोवाइडेड हो जा रही हैं। लिखा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food, यानी जैसे ही आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे you must have seen that आप देखोगे कि प्लांट्स एनिमल्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, तो अलग अलग तरह के फूड्स प्रोवाइड करते हैं। मेनी पीपुल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो लोग तटीय इलाका में रहते हैं, उनको बेसिकली ज्यादा मात्रा में फिश यूज करते हैं एज अ देयर डाइट, यानी कि अपने डाइट के रूप में ज्यादातर फिश का इस्तेमाल करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा या सीखा होगा कि बेसिकली फूड जो है वो हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, और ये सारी चीजें हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले करनी पड़ती है, जैसे सीड का सिलेक्शन करना, मतलब कौन सा सीड लगाएंगे कि प्रोडक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा होगा। दूसरा सोइंग, यानी कहाँ पे सोइंग करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तीसरा सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, यानी कि जानवरों को भी इसी तरीके से पाल के रखा जाता है फार्म्स के अंदर। हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर, और ध्यान दिया जाता है उनके भोजन के ऊपर, उनके रहने के तरीके के ऊपर, और साथ में रहने की व्यवस्था की जाती है। When this is done on a large scale, अगर आप एनिमल्स की रियरिंग करते हैं लार्ज स्केल पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो इस चीज को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। मतलब आप बड़े पैमाने पर एनिमल्स को जानबूझ के रख रहे हैं ताकि उनसे प्रॉफिट ऑब्टेन कर सके, एंड दैट इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। इसी चीज को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। इसके बाद इसी में आगे लिखा है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, यानी फिश जो होता है वो बेसिकली हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और इससे हमें कोड लिवर मिलता है विच इज रिच इन विटामिन डी, और उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज पहली बता रही है। इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पे जो पार्ट है इसको स्लाइड से देखते हैं।
तो लास्ट एक पॉइंट था एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पे लिखा है एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर्स एंड केयर। बेसिकली जानवरों को अच्छी तरीके से फूड प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। व्हेन इट इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, अगर इस तरह का चीज हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो इस चीज को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अगर ये चीज लार्ज स्केल पे होगा दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे लगभग फिनिश होता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसर है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स, और ऊपर कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। पहला लिखा है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। यानी एक ही जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रॉप। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, यानी क्रॉप ग्रोन करने से पहले, यानी क्रॉप को ग्रोन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में वो भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी कि अगर कोई सीड खराब हो गया तो बेसिकली क्या करेगा, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सी का आंसर आपका फ्लोट हो जाएगा। डी में आपको लिखा है बेसिकली फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश, यानी सफिशियंट सनलाइट, इसके अलावा आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, साथ में इसके अलावा वाटर चाहिए फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। न्यूट्रिएंट्स और वाटर की आवश्यकता पड़ती है सॉइल से, और ये काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपको इसका प्रोडक्शन करना है। यानी डी का आंसर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आंसर है दैट इज कॉल्ड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना, और पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप बेसिकली कहाँ पे होगा, तो खरीफ क्रॉप पैडी और मेज के समय में होगा। ठीक है, रबी क्रॉप्स, यानी रबी क्रॉप्स कब होगा, तो वीट, ग्राम एंड पी, ये रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल हो जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। इसके अलावा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक मिलता है आपका एनिमल एक्सक्रेट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड बेसिकली प्लांट वेस्टेज में। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग्स होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है दो एग्जांपल्स बताने हैं आपको खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में। तो हमने अभी मैच द फॉलोइंग में कर लिया है, तो वही चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। खरीफ में लिख सकते हो वही चीज पैडी एंड मेज, एंड बेसिकली रबी क्रॉप्स में आप लिख सकते हो वीट एंड पी। ये दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के। इसके बाद लिखा है राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सब पे पैराग्राफ लिखना है आपको। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, इसके अलावा सोइंग हो गया, वीडिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, इन सब पे आपको पैराग्राफ लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का सबसे पहले प्रिपरेशन होगा, तो इस पे आप पैराग्राफ लिख सकते हो। पहला पॉइंट्स आप इसमें लिख लो, इट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोसेस, यानी एग्रीकल्चर प्रोसेसेस का सबसे पहला स्टेप है। सेकेंड पॉइंट आप इसी में लिख सकते हो ऐड करके, इट इज डन टू, यानी ये क्यों कराया जाता है, तो इट इज डन टू लूजन द सॉइल, लूजन द सॉइल, यानी कि सॉइल को बेसिकली लूज करने के लिए, विच हेल्प्स इन which helps to root for increasing their, यानी रूट्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और उनके अंदर पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं इसी पैराग्राफ में। और एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, लूजनिंग ऑफ सॉइल
allow the growth of earthworm and microorganism and other microorganism that helps in increasing the nutrients capacity of soil, यानी कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा देते हो सॉइल को लूज करके, तो उसकी वजह से वहां पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के लिए बता दिया। इसके अलावा सेकंड जो टॉपिक है वो है आपको सोइंग के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड में वीडिंग्स के बारे में लिखना है, तो आप वीडिंग्स के बारे में भी यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हो। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, इसके अकॉर्डिंग आप सबका पैराग्राफ यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। आगे लिखा है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये तो आपके बुक में गिवन ही है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है, एक टेबल बना के गिवन है, डायरेक्टली आपको वहीं से इसको कॉपी आउट कर लेना है। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ये भी चीज मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि इरिगेशन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, और बेसिकली इरिगेशंस के 2 मेथड बताने हैं जो कि कंजर्व करें वाटर्स को। तो ट्रेडिशनल मेथड भी है और मॉडर्न मेथड भी है, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में हमने आपको ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम भी बताया है। तो आप यहाँ पे वही चीज को नोट डाउन करोगे, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम। बेसिकली इरिगेशन क्या है तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर आपको इरिगेशन के बारे में पता नहीं है तो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो द सप्लाई ऑफ वाटर to crops at regular interval is called irrigation, यानी कि रेगुलर इंटरवल पर अगर आप उनको वाटर सप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। एंड द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि 2 मेथड्स आपको बताने हैं इरिगेशन के। तो पहला आप लिख सकते हो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम, और दूसरे आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंकल सिस्टम। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके हेल्प से आप इरिगेशन करा सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपेंस डिस्कस, यानी व्हीट को अगर लगा दोगे तो क्या होगा। तो बेसिकली व्हीट क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज इन खरीफ सीजन बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशंस एंड टेम्परेचर्स आर अवेलेबल विच इज नॉट सुटेबल फॉर द व्हीट क्रॉप। बेसिकली व्हीट क्रॉप के लिए वो कंडीशन, वो टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस पहली या वूजो में से ही किसी ने राइज किया था और एक ने आंसर किया था। ठीक है, तो वही चीज है ये क्वेश्चन का आंसर भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, आप वहां से नोट कर सकते हो। इसके अलावा लिखा एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ अ फील्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप एक ही फील्ड पे लंबे समय से बेसिकली यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ तक लिखा कि प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट विल डाई, यानी कि प्लांट को बेसिकली न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। अगर आप उसको उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आगे लिखूंगा कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स
plantation of crops can reduce the present of NPK, बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी तरीके से उनके अंदर कमी हो जाएगी मिट्टी के अंदर, और वो बेसिकली प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। तो कंटिन्यूअस प्लांटेशन करने से ये सारी चीजें घट जाएंगी। इसके बाद आगे लिखेंगे दिस रिजल्ट्स the decreases of productions of crop, यानी क्रॉप्स के प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएंगे। ये चीज आप पॉइंट्स नंबर 8 में लिख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है व्हाट आर वीड्स, यानी कि वीड्स क्या होता है और हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो हमने आपको बताया था कि अनडिजायरेबल प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उनको वीड कहा जाता है। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन on a specific land are called weeds, यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट्स का ग्रो हो जाना वो बेसिकली वीड्स कहलाता है। और कैसे आप कंट्रोल करोगे, तो वो मैकेनिज्म आपको पता है। आप वीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, और वीडीसाइड्स के अलावा कुछ और भी केमिकल्स हैं जैसे 2,4-D, ठीक है, 2,4-D, इस तरह का केमिकल्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे गिवन है, और अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस, यानी ये जो बॉक्स गिवन, ये जो बॉक्स आपको दिया है इसको अरेंज करना है बेसिकली। तो यहाँ पे ताकि आपका एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आप सॉइल को तैयार करोगे। इसके बाद प्लगिंग द फील्ड, यानी कि फील्ड की अच्छी तरीके से जुताई की जाएगी ताकि वहां पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब हमारा नंबर आता है सोइंग, यानी कि हम बेसिकली क्या करेंगे, बीज को डाल देंगे। और बीज को डालने के बाद चौथा काम हमारा आ जाएगा यहाँ पे मैन्योरिंग, यानी कि बेसिकली क्या चीज डालना, खाद वगैरह डालना उसमें, चाहे फर्टिलाइजर भी हो सकता है। इसके अलावा 5 पॉइंट में जब मैन्योरिंग आप कर लोगे तो इरिगेशन करना पड़ेगा, और एक बार जब इरिगेशन हो गया तो 6 नंबर में आपको उसको हार्वेस्टिंग करना है, और 7th नंबर में सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। यानी कि मान लीजिए आपने शुगर कैन का क्रॉप लगाया जैसा कि इसमें लिखा है, तो वो आपको बेसिकली शुगर कैन के फैक्ट्री में भेजना है, और वहां पे वो शुगर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको बेसिकली कंजर्व करके लिखना है और समझाना, बेसिकली अरेंज करके लिखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसमें, जिसको क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। आपको कुछ क्लू के हेल्प से नीचे जो बेसिकली डायग्राम जो दिया है उसको अच्छी तरीके से फिल करना है। और पहला क्वेश्चन है डाउन, यानी कि नीचे जाते समय आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, यानी क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करते हैं, इस चीज को इरिगेशन कहा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे इरिगेशन। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो है आपका बेसिकली किस चीज में, तो सेकंड वन इज द स्टोरेज। ठीक है, तो सेकंड वन यहाँ पे आपको स्टोरेज यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो सेकंड वन पे आप इसको स्टोरेज लिख लीजिए। इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला में साफ साफ यहाँ पे लिखा है नीचे में क्रॉस जाना है, अ मशीन यूज फॉर द कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, को कट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप हार्वेस्टर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो हार्वेस्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ई और आर, हार्वेस्टर। ठीक है, 4th नंबर में है रवि क्रॉप्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, यानी कि कौन सा रवि क्रॉप्स का आप इस्तेमाल करोगे, तो 4 नंबर में हो जाएगा ग्राम, यानी कि चना का। 5 नंबर पॉइंट्स है और लिखा है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, यानी एक ही जैसे प्लांट्स को लार्ज स्केल पे आपको ग्रो करना है, तो उस चीज को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली क्रॉप। ठीक है, क्रॉप। और 6 नंबर एक लास्ट बचा है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चॉप,
यानी ग्रेन को सेपरेट करना, ये चीज क्या कहलाता है? तो विनोइंग कहलाता है। ठीक है, तो 6 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा विनोइंग। तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.